के हेडक्वार्टर से एक 12 किलोमीटर की दूरी पर च्यवन मुनि का आश्रम भी आज भी है। च्यवन ऋषि वह व्यक्तित्व थे जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम किया है। हम लोग आज भी च्यवनप्राश का सेवन करते हैं। वह च्यवनप्राश च्यवन मुनि की ही देन थी। गोंडा अवध प्रांत का श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या से सटा हुआ जनपद है। गोंडा नगर अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुई तमाम क्रांतिकारी घटनाओं से भरा पूरा है। यहाँ के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर पाना शायद संभव नहीं है। फिर भी जब हम गोंडा की बात करते हैं, श्री तुलसीदास जी यही गोंडा के ही जन्म लिए थे। गोंडा में ही वो गोंडा में ही थे। यहाँ से एक 20-22 किलोमीटर की दूरी पर परसपुर नामक स्थान है। वहाँ पसका के पास सुकर खेत, वो तुलसीदास जी की जन्मभूमि। तुलसीदास जिनके किसी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, जिससे जन जन को, प्रत्येक व्यक्ति को, हमारे बीच एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के महान चिकित्सक, महान वैज्ञानिक डॉक्टर ए.पी. मौर्य जी आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि कर्तव्य ध्वनियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। डॉक्टर ए.पी. मौर्य साहब। गोंडा एक महान धरती है। गोंडा बहुत विशाल हृदय वाली धरती है। ऐसी जगह पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यकीन जानिए, विश्वास रखिए, इस कार्यक्रम का तमाम आपको बहुत ही लाभ मिलने जा रहा है। ये कार्यक्रम अपनी कोई ना कोई चीज आपको ऐसी देने वाला है, ऐसी सूत्र आज यहाँ से निकलने वाला है। बहुत बड़े बड़े विद्वान हमारे बीच हैं, उनके आपको व्याख्यान सुनने को मिलेंगे। इसी प्रकार हम गोंडा की बात करते हैं तो गोंडा में थोड़ी सी दूर पर स्वामी नारायण शक्या का भी स्थान है। आप सब लोग वहां भी जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर, सुरम्य और प्रसिद्ध स्थान है। गोंडा राजेंद्र लाड़ी जी को यहाँ पर फांसी की सजा दी गई थी। क्रांतिकारियों के इतिहास से भी भरी पूरी है गोंडा की धरती। इसी प्रकार से गोंडा में तमाम ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनके बारे में हम विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रिय बंधुओं, आज संपूर्ण विश्व में अयोध्या का नाम गुंजायमान हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि का नाम गुंजायमान हो रहा है। वह यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है। एकदम 40 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या। ये कौशल महाजनपद का एक हिस्सा था और प्राचीन समय में अयोध्या के राजा भगवान श्री राम की गाय यहाँ चरती थी, इसलिए इसको गोनार्द का नाम दिया गया। गोनार्द या कुछ लोग इसे गो अड्डा भी कहते थे।
जो धीरे धीरे अपभ्रंश होकर वो अड्डा से गोंडा बन गया। ये गोंडा का इतिहास है। गोंडा स्वतंत्रता आंदोलन में भी गोंडा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सभी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में राजा देवी बख्श सिंह का नाम जरूर सुना हो। राजा देवी बख्श सिंह यही गोंडा के ही थे, एक वीर योद्धा थे, देशभक्त राजा थे। इस प्रकार से गोंडा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है। आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में मैं पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, यद्यपि सभी लोग पूर्णतः परिचित हैं, की बात थोड़ी सी मैं करना चाहता हूँ। यद्यपि आने वाले बहुत विद्वान हैं, सभी विद्वानों से आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मैं मटेरियल का आदि के बारे में कोई बात न करके थोड़ा सा संक्षेप में इतिहास की बात करूँगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जिसके जन्म डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब, जिनका जन्म बोलोगना इटली शहर में हुआ था 1809 ईस्वी में। मंच भरवा दीजिए। वो तो मैं भरवा रहा हूँ। मंच में मैं चाहता हूँ कि 2-4 लोगों को बैठा दीजिए। वो आ रहे ऊपर से आ रहे। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, जिनका जन्म 1809 में हुआ, ये एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, राजघराने को बिलोंग करते थे, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। इन्होंने उस समय होम्योपैथी का अध्ययन किया, पाया कि इसमें तमाम कमियां हैं और कुछ एक घटनाएं ऐसी इनके जीवन में घटी। विशेष रूप से इनके एक पालतू कुत्ते के साथ एक घटना घटित हुई, जिससे प्रभावित होकर के इन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आविष्कार किया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आविष्कार के पीछे एक और बात आती है। डॉक्टर पैरासेल्सस साहब का भी इन्होंने अध्ययन किया, जिन्हें आधुनिक वनस्पति विज्ञान का फादर भी कहा जाता है। उनको जब अध्ययन किया तो इन्होंने 2 सिद्धांतों को पाया, लाइक क्योर लाइक, और दूसरा ऑल द वेजिटेबल किंगडम हैव इलेक्ट्रिसिटी इन देम। पहले सिद्धांत का समायोजन होम्योपैथी में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा किया जा चुका था। उसके बाद इन्होंने दूसरे सिद्धांत पर काम करना शुरू किया। एक विचार इनके मन में बराबर कौंधता रहता था कि मनुष्य का संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत केवल और केवल वनस्पतियां ही हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हमारी ऊर्जा का स्रोत वनस्पतियां ही हैं, तो हमारी औषधियां भी वनस्पतियों पर ही आधारित होनी चाहिए। इस पर उन्होंने काफ़ी वर्क किया, काफ़ी काम किया, और 114 वनस्पतीय पौधों से कुछ औषधियों का निर्माण किया और 38 औषधियाँ इन्होंने दी। एक नई चिकित्सा पद्धति विकसित की, जिसे आज हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम से जानते हैं। प्रिय मित्रों, शब्द इलेक्ट्रो को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। मैं समझता हूं अब से लेकर 5 बजे तक वो भ्रांतियां हमारी दूर हो जाएंगी। आगे चल करके तमाम काम हुए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आज वर्तमान स्वरूप में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की देन है। हम इस बीच में आपके बीच बुलाना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए आपके पास आ रहे हैं डॉक्टर देव कुमार जी, दिल्ली से। डॉक्टर देव कुमार, प्लीज। जय मैटी, जय इलेक्ट्रोपैथी। गोंडा की धरती पर आए हुए सभी इलेक्ट्रोपैथी के
विधवा कुमार दिल्ली से, सन 88 के बैच से हूँ और इलेक्ट्रोपैथी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर आर के त्रिपाठी जी, जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके मुझे इलेक्ट्रोपैथी में चलना सिखाया। दोस्तों, पहले पेटेंट के ऊपर हम सभी लोग निर्भर थे। कभी परिणाम आते थे और कभी नहीं आते थे। मैं 2010 के आसपास सर से मिला, आर के त्रिपाठी जी से। उन्होंने मुझे इसका अध्ययन कराया और मुझे सिखाया कि कैसे हम डायल्यूशन पे काम करेंगे, क्योंकि जो पेटेंट हैं वो किसी डिजीज में काम करते हैं और किसी में नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मेरी यात्रा जो प्योर डायल्यूशन पे हुई वो 2010 से शुरू हुई। धीरे धीरे सर चलती रही, डिजीज को देखते रहे और परिणाम अच्छे आने लगे। आज मेरे पास कैंसर के पेशेंट हैं जो क्योर हुए हैं, गॉलब्लैडर स्टोन, पैरालाइज। एक पेशेंट था मेरे पास जो 12 साल कोमा में था, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में। दोस्तों, 40 दिन के अंदर वो भी बाहर हुए और आज अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर दोस्तों की जो चिकित्सक हैं शिकायत रहती है कि सर प्रोटोकॉल बताओ। दोस्तों, बुरा मत मानना, इलेक्ट्रोपैथी में कोई प्रोटोकॉल होता ही नहीं। अगर आपके पास एक डिजीज के 2 पेशेंट हैं तो दोनों की दवाइयाँ अलग होगी, क्योंकि वो देखना पड़ता है कौन किस स्टेज पे है। उसी के अनुसार हमारे डायल्यूशन हायर में या पॉजिटिव में चलते रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारे सभी साथी ऑर्गन को पढ़ें, किस ऑर्गन का क्या वर्क है, वो वर्क कम हुआ जैसे कि सभी कहते हैं प्रोटोकॉल बताओ, तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास दोस्तों कुल 38 मेडिसिन है और उसी से 1 करोड़ बीमारियों को ठीक करना है। ये एलोपैथिक नहीं है कि हर बीमारी की एक साल्ट अलग है। हमें इसी में से छांटना है उनको। तो हमें गहराई से अध्ययन करना होगा कि हमारी ये मेडिसिन किस किस में कहाँ पर क्या कार्य करती है, हमें कितनी गहराई में इसको ले जाना है, कितने हायर में इसको ले जाना है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऑर्गन के कार्य आप ढंग से पढ़ लें और 38 मेडिसिन को आप उसको भी गहराई से पढ़ें कि कितनी हायर में ले जाके क्या करेगी, क्योंकि जैसे सोराइसिस कैंसर, उसमें हमें बहुत हायर में जाना होता है, तो हमारी मेडिसिनें काम करती हैं। सिस्ट में हम जिस मेडिसिन को लेंगे, जितना हायर में जाएंगे उतनी जल्दी आप सिस्ट को साफ कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अधिकतर शिकायत आती है गॉलब्लैडर स्टोन नहीं कटती। तो दोस्तों, उसका मेन कारण होता है कि जो भी चिकित्सक जब अल्ट्रासाउंड देखता है तो ध्यान देता है गॉलब्लैडर स्टोन पे, अरे ये तो बहुत बड़ी है, कैसे कटेगी, क्या होगा। तो दोस्तों, ध्यान देना है लीवर पे, क्योंकि गॉल स्टोन का जो कारण है वो लीवर है। उसने बाइल जूस को ज़्यादा बनाया, वो फैटी हो गया और गॉल स्टोन बननी शुरू हो गई, क्योंकि जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है आपके गॉलब्लैडर में जा कर के। लेकिन उसने बाइल जूस को इतना ज़्यादा बना दिया कि वो सिक्रेशन नहीं कर पाया और वहाँ पे वो धीरे धीरे उस गॉलब्लैडर ने क्या किया, बाइल जूस को बदल दिया स्टोन के अंदर। तो हमें देखना है कि उस पेशेंट का लीवर किस स्टेज पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है। उसी हिसाब से आप लीवर को नॉर्मल पे ले आएँ तो आपकी गॉलब्लैडर स्टोन की जब आप औषधि देंगे बहुत जल्द रिमूव होगी। आप कभी ध्यान करके देखना, आप लीवर को ठीक करो, गॉलब्लैडर का कार्य अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटा सा विषय, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बड़े बड़े वक्ता प्रकांड पंडित यहाँ पे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्ता धर्ता हैं वो भी हैं, हमारे कपिल ठाकुर जी हैं और हैं फार्मासिस्ट हैं, उनको भी समय लेना है। तो छोटे से भी समय में आपको बताऊँगा, अगर आपने स्टोमक पे ध्यान दिया, आपने लीवर के कार्य पे ध्यान दिया, तो आप 80% बीमारियों को कवर कर लेंगे, पकड़ लेंगे, आपकी पकड़ मजबूत होगी। आपके लीवर ने बाइल जूस को बनाया और वो ज़्यादा मात्रा में बनाया, आपका लीवर फैटी हो गया, तो क्या होगा दोस्तों, गॉलब्लैडर में स्टोन बननी शुरू हो जाएगी। फिर आप उस बीमारी को एसिडिटी में जो थी
वो हाइपर एसिडिटी में तब्दील हो जाएगी। जैसे ही वो आपकी बीमारी हाइपर एसिडिटी में तब्दील होगी तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू होगा और समझ लो अब बीमारियों का डेरा आपके अंदर जम चुका। जब वो कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में बना, हार्ट ने उस ब्लड को पंप किया। दोस्तों, जैसे ही हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तो जैसे दूध में खट्टा लगा करके दही बनती है, ध्यान देना मेरी बात पे, दूध में खट्टा लगाने से दही बनती है और जब हम उसको मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है और जब हम उस मक्खन को गर्म करते हैं तो उसमें से एक तो बेकार मटेरियल निकलता है, हर भाषा में अलग अलग बोलते हैं, और एक क्या निकलता है, घी निकलता है। ऐसे ही जब हमारे ब्लड को हार्ट ने मथा तो कोलेस्ट्रॉल को मथ करके उसमें क्या बनता है, प्लाक, PLAKUE, जो जाकर के हमारी ब्रेन में जमता है और उसका कारण होता है उसको ब्लॉक कर देना और एक दिन आपकी ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगी, क्लोट्स बाहर आ जाएगा, आपका जो पेशेंट था वो पैरालाइज से पीड़ित हो जाएगा। तो एक लीवर के कारण ही कहाँ पहुँचा, पैरालाइज पे। अगर आपने लीवर को कंट्रोल किया तो पैरालाइज नहीं होता, ब्रेन में स्ट्रोक नहीं होता। दोस्तों, यूरिक एसिड जो उससे निकला था वो कहाँ जमेगा, जोड़ों में जाकर के, लेकिन आया कहाँ से, हाइपर एसिडिटी से। वो आर्थराइटिस, रूमेटिज्म उसका शिकार बन जाएगा। तीसरा होता है कोलेस्ट्रॉल, वो हमारी वेन्स में जम जाएगा, उससे क्या होगा, ब्लॉकेज आनी शुरू होगी। अगर आर्टरी में जमता है तो हार्ट अटैक की बीमारी उस पेशेंट को लगेगी। सॉरी सर। तो दोस्तों, इसी एक छोटी से जो मैंने आपको बताया, लीवर के फंक्शन को ठीक करने से आप पेशेंट को पैरालाइज से बचा सकते हैं, आप पेशेंट को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, आप पेशेंट को आर्थराइटिस से बचा सकते हैं, आप पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन से बचा सकते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन समय का अभाव है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। सभी को मेरा धन्यवाद। जय मैटी, जय इलेक्ट्रोपैथी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर देव साहब ने बहुत बढ़िया शब्दों में, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी। सत्य है, केवल 38 औषधियाँ हैं और हर औषधि का अपना एक फंक्शनल रेमेडीज़ को अगर हम उठाएं तो पर्टिकुलर आर्गन पे काम करती हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही। कभी हम भी कह सकते हैं, मेल पर्सन में यदि हम केवल लिवर पर ध्यान दे दें तो मोर देन 70% डिजीज़ हमारी ठीक हो सकती हैं। फीमेल पे अगर यूटेरस को करेक्ट कर लिया जाए तो मोर देन 70% डिजीज़ में हम वर्क कर सकते हैं। सत्य है, गॉल ब्लैडर स्टोन में गॉल ब्लैडर स्टोन को नहीं देखना है, बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल, ये दो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी प्रकार सैकड़ों बीमारियां हैं, उनको हम ठीक करने की व्यवस्था कर सकते हैं।